नमस्कार। माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भगवती प्रसाद, प्रवक्ता इतिहास, आज आपके सामने बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास पढ़ेंगे। आपके साथ बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास। और आज अपना जो टॉपिक है वो इससे जो पूर्ववर्ती जो क्लासें थी, भारतीय देशी राज्यों का विलय और समस्या। भारतीय देशी राज्यों का पुनर्गठन, विलय, समस्या, विलय व समस्या। इसकी यह थर्ड क्लास है, पार्ट थर्ड। क्लियर बच्चों? इससे जो पहले मैंने दो क्लास इसमें पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपके समक्ष बात रखी थी कि किस प्रकार भारत की आज़ादी हुई, आज़ादी मिली भारत को 1857 की क्रांति से लेकर 1947 15 अगस्त तक भारत आज़ाद हुआ। बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत के कई नेता, कई बालक, औरतें ने इसमें हिस्सा लिया था। साथ ही मैंने यह आपको बताया था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को किस प्रकार तोड़ने की बात कही और भारत में जो 562 देशी रियासतें थी उनके लिए ये बात की गई थी कि चाहे आप भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले, आप या अपनी स्वतंत्र सत्ता भी कायम रख सकते थे। यानी जाते जाते उन्होंने भारतीय जो राज्य थे उनमें फूट डालने की बात कर दी। ये बात मैंने आपको भारतीय देशी राज्यों का पुनर्गठन, देशी राज्यों का विलय में बताई थी। और भारतीय राज्य जो अलग अलग थी उनका किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको भारत में एकीकरण किया, इसके लिए उन्होंने कहीं पर समझाया, कहीं पर उन्होंने कार्यवाही की और भारत के पूरे जो राज्य थे उनको एक कर दिया। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो हो चुका था। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इन पर कार्यवाही जो भी व्यवस्था थी वो करी और भारतीय राज्यों में इनको मिला लिया गया। इनके मिलाने के बाद पटेल साहब के और भारत सरकार के सामने अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि पटेल साहब ने इनको 4 श्रेणी में बांट दिया। जो पहले में ब्रिटिश, जो भूतपूर्व ब्रिटिश रियासतें थी, दूसरे में संघ बनाए गए, तीसरे में छोटी रियासतें थी और चौथे में केंद्र द्वारा स्थापित जो राज्य स्थापित किए गए थे, जिसमें अंडमान निकोबार था। इस प्रकार ये मांग की जाने लगी कि जो ये रियासतें बनी हैं उनमें भाषा और संस्कृति का विशेष ध्यान नहीं रखा गया था, क्योंकि उस समय भी देश की स्वतंत्रता की बात थी, एकता की बात थी, अखंडता की बात थी। उनमें नहीं तो भारत सरकार ने प्रशासनिक सुविधाओं को देखा और उनका एकीकरण कर दिया गया, क्योंकि उस समय जो मांग थी उसको वह पूरी कर रहे थे। उसके बाद भारत में जो आंध्रा में आंदोलन हुआ मद्रास से अलग होने के लिए, तो उसमें आंध्रा में क्या था कि भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर वो मद्रास से अलग हो गया। उनमें एक जन आंदोलन हुआ व्यापक रूप से। नेहरू जी भी यह भाषा के आधार पर संगठन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में यही था कि ये अलग भाषा और संगठन के नाम पर जो अतात्विक, असांप्रदायिक जो ताकतें थी उनको बढ़ावा मिलेगा। किंतु आंध्रा के आंदोलन से उन्हें यह निर्णय बदलना पड़ा और मद्रास से उनको एक अलग राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। अतः इस बात को देखते हुए क्या एक जगह आंदोलन हुआ है, कहीं संपूर्ण भारत में इस प्रकार का आंदोलन न हो, इसीलिए एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया जुलाई 1956 में। और बात की गई कि जो राज्य हैं अलग होना चाहते हैं उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी, वह समिति अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर हम नए राज्यों का निर्माण कर देंगे भारत सरकार के अंतर्गत। अतः इसमें फजल अली को राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। फजल अली और के.एम. पणिक्कर
और हृदयनाथ कुंजरू इनके सहयोगी थे। अध्यक्ष फजल अली और के.एम. पाडीकर और हृदयनाथ कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य थे, जिसमें फजल अली उनके अध्यक्ष थे। इस आयोग ने संपूर्ण भारत का दौरा किया, राज्यों से मिले, वहाँ के नेताओं से मिले, स्थानीय जनता से मिले और भारत सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने रिपोर्ट दी और 16 नए राज्य और कुछ अलग राज्य बनाने की बात कही और केंद्र राज्य जो केंद्र शासन के अंतर्गत हो उनके निर्माण की भी इन्होंने बात कही। अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद नए राज्यों का जो निर्माण हुआ, किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन इस क्लास में करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाश में आते ही भारत में कई राज्यों में असंतोष फूट पड़ा। बम्बई में तो व्यापक पैमाने पर उपद्रव हुए, क्योंकि बम्बई और गुजरात दोनों भी पृथक होना चाहते थे। महाराष्ट्र के लोग भाषा के आधार पर पृथक महाराष्ट्र राज्य की मांग कर रहे थे, तो गुजरात के लोग सौराष्ट्र तथा गुजरात को मिलाकर पृथक महागुजरात राज्य की मांग कर रहे थे। यानी महाराष्ट्र में ये व्यापक आंदोलन हुआ, क्यों मराठी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तो वहीं गुजराती लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री देशमुख तथा पृथक महाराष्ट्र की स्थापना के लिए नेहरू को नहीं मना पाए। यानी जो मंत्री थे वित्त मंत्री, वह नेहरू जी को नहीं मना पाए। उन्होंने इस प्रश्न पर मंत्री पद से ही त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया कि जब मेरी बात नहीं मानी जा रही है, उनके राज्य की जो निर्माण की जो बात थी वो नहीं मानी गई, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। संसद के दोनों सदनों में भी इस विषय पर जोरदार बहस हो रही थी। अंत में जुलाई 1956 में संसद में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया गया। इस अधिनियम में आयोग की रिपोर्ट में कुछ परिवर्तन किए गए। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए। अधिनियम के अनुसार पंजाब और पेप्सू को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया, परंतु हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय क्षेत्र बना दिया। बम्बई राज्य का आकार बढ़ा दिया। विदर्भ राज्य और हैदराबाद राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र को मुंबई राज्य में मिला दिया। हैदराबाद राज्य के कुछ हिस्सों को मैसूर राज्य में मिला दिया। बदले में तेलंगाना क्षेत्र का आंध्र प्रदेश में सम्मिलित कर लिया गया। यानी कुछ राज्य दे दिए, कुछ राज्य मिला लिए। आयोग की अनुशंसा के अनुसार मध्य प्रदेश और केरल 2 राज्य बना दिए गए। भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, जिसमें केंद्र शासन की बात की जा रही थी, उसे भोपाल राज्य मध्य प्रदेश में मिला दिया गया भोपाल को। इस प्रकार केंद्र शासित अजमेर को राजस्थान में मिला दिया। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, उसको भी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में उसका विलय कर दिया गया। इस अधिनियम की एक विशेषता राज प्रमुख के पद की समाप्ति थी। यानी इसमें अब राज प्रमुख के पद को भी समाप्त करने की बात कही गई थी। अब सभी राज्यों के लिए राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई। यानी अब राज प्रमुख हटकर अब सीधा राज्यपाल होगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। अधिनियम की एक अन्य विशेषता क, ख, ग और ग श्रेणी के राज्यों के मध्य विद्यमान अंतर को समाप्त करना था। अब राज्य की केवल 2 इकाइयां रखी गई। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र, पहले जहां 4 थी अब उनको 2 बना दिया गया, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 1956 के अधिनियम के अनुसार राज्यों की कुल संख्या 14 निर्धारित कर दी गई, जो थे राज्य जो 14 निर्धारित कर दिए गए थे, जो थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, मैसूर, बम्बई, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यानी जो 16 राज्य फजल अली की अध्यक्षता में जो आयोग बना था उसने सिफारिश की थी, अब उनके स्थान पर 14 निर्धारित कर दी गई, जो आपके सामने मैंने बता दी। इस अधिनियम के अनुसार निम्न क्षेत्रों को केंद्रीय शासन के अंतर्गत रखा। यानी दो कैटेगरी बनाई थी, एक राज्य और एक केंद्रीय राज्य। तो पहली बता दी, अब दूसरी, वो राज्य जो सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहेंगे। पहला हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लोकाद्वीप,
मिनोकोय द्वीप ये केंद्र शासन के अंतर्गत रखे गए। अब ये तो बन गए, नए पुनर्गठन भी हो गया, पुणे भी बना दिए गए, किंतु वापस दंगे भड़क उठे। महाराष्ट्र और गुजरात के नए प्रांत। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की नूतन व्यवस्था में महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को संतोष नहीं हुआ। वे लोग बंबई राज्य के विभाजन के लिए आंदोलन चलाते रहे। जन आंदोलन जब हिंसक हो उठा तो केंद्र सरकार ने जन भावना का आदर करना ही उचित समझा। तत्पश्चात 1960 ईस्वी को मुंबई राज्य के 2 टुकड़े किए गए, यानी नई व्यवस्था लागू की गई, किंतु गुजरात और महाराष्ट्र में दंगे भड़क उठे क्योंकि उनसे वह संतुष्ट नहीं हुए। वह अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तत्पश्चात 1960 में उनकी बात मान ली गई। 2 राज्य बना दिए गए, एक महाराष्ट्र जिसकी राजधानी बंबई रही, दूसरा गुजरात जिसकी राजधानी अहमदाबाद रखी गई। इस पुनर्गठन के परिणामस्वरूप भारतीय गणराज्यों की संख्या बढ़ गई। अब भारतीय गणराज्यों की संख्या बढ़ गई। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो अभी भी भारत सरकार के पास नहीं थे और उन पर ब्रिटिश हुकूमत ही शासन कर रही थी। ये भी एक समस्या थी, जिसमें फ्रांसीसी उपनिवेशों की मुक्ति, यानी फ्रांस के जो उपनिवेश भारत में थे वो भी अभी तक बने थे, पर उनको भी आज़ाद करा लिया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय भूमि पर कुछ फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियां रह गई थी जिन पर हमारा शासन नहीं था, यानी भारत सरकार का शासन नहीं था। भारत सरकार ने इन बस्तियों के बारे में फ्रांस तथा पुर्तगाल के सरकारों से बातचीत की। फ्रांस की सरकार ने अपनी बस्तियां भारत सरकार को सौंपना स्वीकार कर लिया, यानी फ्रांस ने तो सीधा ही स्वीकार कर लिया कि हम अपनी बस्तियां आपको दे रहे हैं, यह आपका क्षेत्र है और आप ही यहाँ पर शासन करेंगे। यानी फ्रांसीसी जो क्षेत्र थे उन पर भारत सरकार का नियंत्रण स्थापित करने की फ्रांस ने अनुमति प्रदान कर दी। 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी, यनाम, माही, चंद्रनगर और केरीकल की बस्तियां सौंप दी। ये जो फ्रांसीसी क्षेत्रों पर, इन बस्तियों पर अधिकार था फ्रांस का, ये सारी की सारी भारत सरकार को सौंप दी गई। इन बस्तियों पर शासन, केंद्रीय शासन एक प्रमुख आयुक्त के माध्यम से चलाने लगा, यानी एक आयुक्त बना दिया गया और इन पर शासन चलाने लगे। गोवा दमन द्वीप की मुक्ति, यानी फ्रांस सरकार का तो हो गया, अब गोवा दमन द्वीप की मुक्ति जो पुर्तगालियों के अधिकार में थी। फ्रांस की सरकार ने तो आपसी सहमति के बाद भारतीय भूमि पर स्थित अपनी बस्तियां भारत सरकार को सौंप दी, परंतु पुर्तगाली सरकार ने भारत भूमि से अपनी सत्ता कायम समाप्त करने से इनकार कर दिया। यानी पुर्तगालियों ने भारत की जो भूमि थी उस पर सत्ता जो उनकी स्थापित थी उसको भारतीय सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया। उधर भारतीय देशभक्त इन बस्तियों को आज़ाद कराने के लिए जोरदार संघर्ष कर रहे थे और पुर्तगाली शासन अमानवीय तरीकों से आंदोलनकारियों को कुचल रहा था। यानी भारत में जो समस्या थी, जो विदेशी ताकतें थी, जिनमें फ्रांस था, उसने तो बस्तियां सौंप दी, किंतु पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियां नहीं सौंपी और जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे उनके विरुद्ध वह दमनात्मक कार्यवाही कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने अपनी भूमि से विदेशी शासन के अंतिम अवशेष को समाप्त करने के लिए उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का निश्चय किया। यानी भारत सरकार भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, उन्होंने अपनी जो भूमि थी उसको लेने के लिए सैनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया। 18 दिसंबर 1968 को भारतीय सेना ने पुर्तगाली बस्तियों पर आक्रमण कर दिया। केवल 2 दिन के संघर्ष के बाद तमाम पुर्तगाली बस्तियों पर भारत का अधिकार हो गया। यानी 2 दिन तक ही टिक सके, उससे ज़्यादा नहीं टिक सके और भारत का अधिकार हो गया पुर्तगाली बस्तियों पर। अब भारत भूमि के किसी क्षेत्र पर विदेशी शासन नहीं रहा, यानी अब भारत की इंच पर भी क्षेत्र पर विदेशी शासन नहीं रहा। उपनिवेशवाद का अंतिम प्रतीक भी मुक्त करा लिया गया। 20 दिसंबर 1961 में 20 दिसंबर 1961 ईस्वी में पुर्तगाली बस्तियों का शासन केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। यहाँ का वहाँ का भी शासन व्यवस्था केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली। अपने अधिकारों को कानूनी जामा पहनाने के लिए संसद में संशोधन विधेयक रखा गया, जिसे निर्विरोध पास कर दिया गया। तब से गोवा दमन द्वीप भारतीय गणराज्यों के अंग बने। यानी 1961 में
जो अंतिम ब्रिटिश यूरोपियन शक्ति थी वह भी अब भारत से जा चुकी थी। उसको भी भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने उस पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण भारत पर अब भारतीयों का शासन स्थापित हुआ। नागालैंड की स्थापना। असम राज्य के एक हिस्से के लोग ने भी भाषा संस्कृति के आधार पर एक पृथक राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन शुरू किया। जुलाई 1960 में नागा प्रतिनिधियों को भारत सरकार ने पृथक राज्य निर्माण करने का आश्वासन दिया। अगस्त 1962 ईस्वी में इस संबंध में एक संशोधन विधेयक संसद में रखा गया, जिसे पारित कर दिया गया। इसके अनुसार नागा पहाड़ी क्षेत्र और तुएनसांग क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। इसी प्रकार हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। पंजाब राज्य के हरियाणा क्षेत्र के निवासियों ने भी भाषा और संस्कृति के आधार पर पृथक राज्य की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। यानी हरियाणा और पंजाब पहले सम्मिलित थे और उनको भाषा के आधार पर अलग करने की बात उन्होंने कही। परिणाम स्वरूप नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का विभाजन हुआ। हिंदी भाषी क्षेत्र को पृथक करके हरियाणा के नए प्रांत की स्थापना की गई। इस अवसर पर पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को भी उससे मिलाकर हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया। यानी कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश को दे दिया, एक हरियाणा राज्य की नई भी स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट, 4 केंद्र शासित क्षेत्रों का पूर्ण राज्य का दर्जा। यानी 4 जो क्षेत्र थे उनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, जिनमें स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय गणराज्य की इकाइयों के पुनर्गठन का जो सिलसिला चल रहा था। जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यानी हिमाचल उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, 1971 में उसे भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब तक केंद्र शासित क्षेत्र था। एक साल बाद अर्थात 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अप्रैल 1975 में सिक्किम का पर्वतीय राज्य भी भारतीय गणराज्य में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार गणराज्यों की इकाइयों की संख्या बढ़ती गई। फरवरी 1980 में राज्यों की संख्या 22 थी। यानी 1980 तक आते आते राज्यों की संख्या 22 हो गई, जो 14 थी। इस प्रकार थे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्रा, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम। फरवरी 1980 में केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार थे: मिजोरम, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, दिल्ली, लक्षद्वीप, मीनापोय, अमीन, सदीव, अरुणाचल प्रदेश, पांडिचेरी, गोवा द्वीप, दमन, दादर नागर हवेली और चंडीगढ़। ये सब केंद्र शासित प्रदेश थे। परिवर्तन का यह सिलसिला 1980 के बाद भी जारी रहा। कुछ क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो कुछ को पड़ोसी प्रांतों के साथ सम्मिलित कर लिया गया। यानी 1980 के बाद तक भी ये सिलसिला जारी रहा। कुछ को नए राज्यों का दर्जा मिल गया तो कुछ को किन्हीं अन्य राज्यों में उनका विलय कर दिया गया। संघ तथा राज्य में संबंध। अब कुछ उनकी अधिकारों की बात की थी, वो है भारतीय राज्यों की रचना में उसकी दोनों इकाइयां केंद्र और राज्य के आपसी संबंधों का विशेष ध्यान रखा गया। संविधान में दोनों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। केंद्र राज्यों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। यानी इन केंद्र और राज्य के जो संबंध थे इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा संवर्ती सूची, जो इस प्रकार है। 3 सूची थी। संघ सूची में 97 विषय रखे जो राष्ट्रीय महत्व के थे, जैसे प्रतिरक्षा, परमाणु शक्ति, विदेशों के साथ संबंध, संधियां, रेल, समुद्र एवं जहाजी पर, डाक तार, टेलीफोन, मुद्रा निर्माण, बांटों व मापों का मान, बांट जिससे वजन मापा जाता है, बीमा यानी इंश्योरेंस, ये सब केंद्र के पास रखे गए थे, बीमा इत्यादि। संघ सूची के विषय में संघ में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास रखा गया। राज्यों के विधानमंडल इन विषयों के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकते थे। यानी ये जो मैंने आपके सामने अलग अलग क्षेत्र रखे थे, इनमें अगर कानून बनाना है तो वह केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य उस पर कानून नहीं बना सकती, ऐसी बात कही। राज्य सूची में 66 विषय रखे गए, जिसमें शिक्षा,
कृषि, पशुपालन, सिंचाई, जेल, पुलिस, मनोरंजन कर, न्यास, प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, जंगल, राजस्व इत्यादि। यानी राज्य सूची में भी 66 विषय रखे गए जिनमें शिक्षा और आदि संबंधित थे, जिन पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। केंद्र सरकार उस पर इंटरफेयर या किसी प्रकार का संशोधन नहीं करेगी। वो राज्य के अपने विषय हैं और वो अपना काम करेगी। सिंचाई की व्यवस्था कर सकती है, पशुपालन पर कानून बना सकती है, जेल पर, पुलिस पर राज्यों की अलग अलग होगी और राज्य सरकार ही उनका प्रशासन और कार्य करेगी। केंद्र सरकार उस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को के ही पास रहेगा। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। संयोगवश जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तभी केंद्र और राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाता है। यानी जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो वह केंद्र ही उसके लिए कार्य करेगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय रखे गए। यानी ऐसी जो बातें थी जो न केंद्र में आती थी न राज्य में आती थी, कुछ ऐसे 47 विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार, जिनमें विवाह, दिवालियापन, खाद्य पदार्थ में मिलावट, औषधि, मूल्य नियंत्रण, बिजली, व्यवहार प्रक्रिया, विधि, आर्थिक और सामाजिक आयोजन, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रणालय, कारखाने इत्यादि समवर्ती के विषय रखे गए। यानी इन पर कानून राज्य भी बना सकती है और केंद्र भी बना सकती है, किंतु एक विषय पर अगर कानून बनेगा तो केंद्र की मान्यता होगी, राज्य की नहीं होगी। को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। परंतु यदि दोनों एक दूसरे के विरोधी कानून बना दे तो राज्य का कानून रद्द माना जाएगा। वही बात है, अगर एक ही विषय पर अगर आप कानून बना रहे हो तो राज्य का जो कानून है वो रद्द माना जाएगा, क्योंकि संघ बड़ा है तो उसकी बात रखी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि विधायी शक्तियां के विभाजन में संघीय सर्वोच्चता को मान्यता दे दी गई, अर्थात राज्यों की तुलना में संघ को अधिक अधिकार दिए गए। राज्य की विधानसभाओं के चुनाव संसद के नियंत्रण में रखे गए। यानी राज्य में जो चुनाव होंगे वह भी केंद्र के नियंत्रण में रखे गए, तथा राज्य के मंडलों की जांच भी केंद्र का विषय है। यानी राज्य में जो मंडल बन रहे हैं उनकी जो जांच है उनमें भी केंद्र जांच कर सकती है। इतना ही नहीं अपितु भारतीय संसद को किसी भी राज्य की समाप्ति अथवा सीमा परिवर्तन और कोई नया राज्य बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। यानी राज्यों को अधिकार तो दिए, साथ ही यह बात कि नए राज्य भी बना सकते हैं, सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, आदि बात उसमें सम्मिलित कर दी गई कि ये केंद्र के विषय रहेंगे और राज्य को मानने पड़ेंगे। प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक क्षेत्र में भी केंद्र और अधिक शक्तियां प्रदान की गई। यानी प्रशासन में भी केंद्र को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई। सामान्यतः केंद्र की प्रशासकीय शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार राज्य की प्रशासकीय शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभा कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषय के संबंध में यद्यपि प्रशासकीय अधिकार साधारणतः राज्यों में निहित है, परंतु इस अधिकार को संघ की प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया। यानी राज्य विषय में राज्य कानून बनाएगी, केंद्र में केंद्र बनाएगी और कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं इन पर दोनों बनाएगी, किंतु एक ही विषय है तो उस पर केंद्र की मान्यता होगी। ये बात है। भारत के केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए तथा प्रशासन के लिए कोई पृथक संघ अभिकरण नहीं होगा। यानी भारत के जो संघ ने अगर कोई कानून बनाया तो उसे लागू करवाने के लिए अलग से कोई संघ व्यवस्था नहीं करेगा, वह कार्य राज्य ही करेंगे। अतः उत्तरदायी राज्यों को सौंपा गया और उसके लिए संघ सरकार को राज्य को निर्देशन देने का भी अधिकार दिया गया। यानी संसद में अगर कोई कानून पारित हुआ, संघ ने अगर कोई कानून बनाया तो राज्य उसका पालन करवाएगी और उनको निर्देशन दे सकती है, उनको आज्ञा दे सकती है और उनके अनुसार वह बात लागू करवाएंगे। ऐसी व्यवस्था की गई। क्लियर। वित्तीय संबंध, अब यानी पैसों के लेन देन का बंटवारे के संबंध में बात है। वित्तीय क्षेत्र में भी केंद्र की अधिक शक्तियां दी गई। संविधान के वित्तीय प्रावधानों को दो श्रेणियों में बांटा गया। एक तो संघ, दूसरा राज्य के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन, दूसरी करों से प्राप्त आय का बंटवारा। यानी केंद्र और राज्य में आय बढ़ेगी, ये बात थी। जहां तक पहली विशेषता का सवाल है, राज्य की आमदनी के स्रोत संघ की अपेक्षा कम है। संघ के पास ऐसे स्रोत हैं जिनसे जब चाहे आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। जहां तक करों से प्राप्त आय के बंटवारे का सवाल है, संविधान में इसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा संघ राज्यों
को अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यक अनुदान भी देता रहता है। यानी राज्यों के पास आय के साधन सीमित हैं, केंद्र के पास ज़्यादा है, वह आय बढ़ा भी सकती है। केंद्र के सीमित होने पर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं लागू करने पर केंद्र सरकार उन्हें अनुदान देगी, उन्हें पैसे देगी और राज्य की आय का बंटवारा भी करेगी। किसी भी राज्य के बजट के घाटे की पूर्ति के लिए भी केंद्र अनुदान दे सकता है। राज्य का बजट अगर घाटे में चल रहा है, राज्य अगर परेशानी में है, तो केंद्र सरकार वह बजट घाटे की पूर्ति के लिए अनुदान दे सकती है, जिससे वह बजट घाटा पूरा किया जा सके। आदि ऐसी विभिन्न बातें इनमें की गई। न्यायिक संबंधी प्रशासन में देख लिया कि प्रशासन किस प्रकार केंद्र कानून बनाएगा और वह अलग से कोई व्यवस्था नहीं करेगा उनको लागू करवाने की, उनको बनवाने की। यह कार्य राज्य करेगा और राज्य को निर्देशन दिया जाएगा कि अमुक कानूनों को आप अपने राज्य में लागू करेंगे। ऐसा अधिकार केंद्र के पास था। दूसरा, वित्तीय संबंध में भी अधिकार केंद्र को दिया गया। अगर राज्य का बजट घाटे में है तो उस पर भी बात उन्होंने कही है। यानी प्रशासनिक संबंध राज्य और केंद्र में कैसे होंगे इनकी बताई गई, जिनमें विधायी संबंधी अधिकारों में भी बात की गई, प्रशासनिक संबंधों में भी बात की गई और वित्तीय संबंध में भी बात की गई। अब नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। अब न्यायिक शक्तियाँ किस प्रकार राज्य और केंद्र में संघ में बटेगी, इस बारे में बात की गई। यानी सभी अमूमन राज्यों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगर उच्च न्यायालय के अगर निर्णय से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील को दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एक है नई दिल्ली में। क्लियर बच्चों? न्यायिक संबंधी संबंध। राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी राज्य में जो उच्च न्यायालय है उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। जो उच्च न्यायालय राज्य में थे उनके निर्णय से अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ऐसी व्यवस्था भी की गई थी। राज्यों के आपसी झगड़ों का निपटारा भी उच्चतम न्यायालयों द्वारा ही किया जाता है। यानी भारत के जो संघ में जो राज्य हैं उन राज्यों के मध्य अगर किसी प्रकार का कोई विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो इसका निर्णय राज्यों के न्यायालय में नहीं होगा, ये उच्चतम न्यायालय में ही होगा। ऐसा प्रावधान भी रखा गया। यानी दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं तो अपने अपने यहाँ जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर मुकदमा या किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर सकते। निर्णय करना है तो आपको उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात को रखना होगा और वह दोनों के वाद प्रतिवाद सुनकर निर्णय देगा। यानी राज्य जो न्यायालय है वो उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करना राजकीय अधिकारियों का कर्तव्य होगा। यानी उच्चतम जो न्यायालय द्वारा अगर कोई निर्णय दिया गया है उसको भी लागू करना जो राज्य के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका पूरा दायित्व होगा। क्लियर? केंद्र तथा राज्यों के संबंध का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्यों की अपेक्षा संघ को अधिक अधिकार दिए गए हैं। यानी इन दोनों के संबंध में अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि राज्यों की अपेक्षा संघ को अधिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय गणराज्यों के संविधान की रचना करते समय संविधान निर्माताओं ने गणराज्य की अखंडता, सुरक्षा तथा एकता पर अधिक बल दिया। यानी संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा पर अधिक बल दिया। चूंकि इसका सीधा दायित्व बहुत कुछ केंद्र पर निर्भर करता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता, ये इसका ज़्यादा जिम्मेदारी केंद्र पर निश्चित है, केंद्र पर उनका दायित्व है। अतः उसे शक्ति संपन्न बनाना आवश्यकता। अतः केंद्र को शक्ति संपन्न बनाया गया। इस प्रकार आपके जो राज्य भारत में देशी राज्यों का विलय, पुनर्गठन की जो समस्या थी और किस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन किया गया, आदि बातों का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम अब इसको थोड़े से रूप में देखेंगे कि देश की आज़ादी से पूर्व और देश के आज़ाद होने के बाद भारतीय जो रियासतें थी
उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था कुछ लोगों ने। और जब भारत आज़ाद हो गया, ब्रिटिश सरकार ने भारत को विखंडित भारत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन और पटियाला के महाराज, इन्होंने मिलकर किस प्रकार भारत की जो देसी राज्य थी उनकी समस्याओं का समाधान किया, उनको अलग अलग राज्यों में बंटवारा किया। फैजल अली द्वारा आयोग बनाया गया, हरदेनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर, इन आदि के सहयोग से किस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग बना और भारत में अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ। इस प्रकार ये BA B.Ed 4th ईयर की क्लास है। क्लियर? और अतः इसमें आपको मैंने ये समझाने की चेष्टा की है कि भारत के जो देशी राज्यों के विलीनीकरण है उनके क्या क्या समस्याएं थी आपके सामने रखी। देश के स्वतंत्रता होने के बाद भी भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भी भारत में अलग अलग राज्यों के निर्माण की बात की गई थी, जिसमें सबसे पहले आंध्रा में आंदोलन हुआ, फिर भारत के अन्य क्षेत्रों में हुआ और फिर गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य भाषा संबंधी लेकर विवाद हुआ और दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इस प्रकार राज्य में जो समस्याएं थी पुनर्गठन को लेकर, उन सभी कार्यों पर अपने अपने मत रखे गए और अपने अपने राज्य का निर्माण किया गया और उनमें शक्तियों का विभाजन किया गया। प्रशासनिक दृष्टि से अलग अलग शक्तियां दोनों को दी गई, वित्तीय रूप से शक्तियां दी गई और न्यायिक रूप से भी शक्तियां प्रदान की गई। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग बना और भारत के देशी राज्यों का विलीनीकरण, समस्या, इनका समाधान हुआ। इस तरह इस क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।